कि टॉपिक कैसे लोग सोच लेते हैं किसके ऊपर लिखते हैं, यू नो। सो बट आई हैव लर्न इज, सबसे पहले ये बड़ा ऑब्वियस है पर बड़ा ही मुश्किल है इसका, क्योंकि द टॉपिक शुड बी वेरी, यू नो, कैची, should be very relevant in today's time. It should, attract the interest of not only your interest, because you have to do that, but also the panel, in front of whom you are going to present it, who are going to give you a note about that particular topic. You can go ahead. If you are applying for any funding, then that funding agency should be have that interest in your topic. And also nowadays, one more trend is going on. Is your topic is intend to solve any problem, तो सोशल प्रॉब्लम को आप लोग कर रहे हैं या इस तरीके से, या तो बिजनेस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कुछ एलिमेंट मिसिंग लगते हैं, सो वो आई मीन आपका रिसर्च टॉपिक को एक बेटर रिसर्च टॉपिक में कन्वर्ट कर। सो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग एनी टॉपिक, be very critical about that topic and always start with thinking so what, अगर ये फाइंड आउट करो तो क्या करना है। तो जैसे हम इंप्लीकेशन सेक्शन एंड में लिखते हैं, आपके माइंड में वो सबसे पहले होना चाहिए कि इफ यू आर गोइंग फॉर एनी टॉपिक, मैं इसे करना चाह रहा हूं, इस टॉपिक से व्हाट गोइंग टू बी द इंप्लीकेशन ऑफ माय टॉपिक, हाउ दिस स्टडी विल हेल्प समवन। और अगर कोई मुझे टॉपिक सेल करना आए तो कहना है बी इंटरेस्टेड, विल आई बी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, तो ये चीजें थोड़ी सी खुद को ही करना चाहिए। जस्ट इस तरीके से नहीं लेना है चेक द बॉक्स करा के ठीक है आजकल पेपर में पढ़ रहा हूँ उसी के ऊपर आ रहे हैं करके चल, जरूरी नहीं है कि पेपर आ रहे हैं आपका भी इंटरेस्ट हो उसमें, प्लस आपको कुछ समझ भी आए उसमें क्या करना। सो ऑलवेज क्रिटिकली एनालाइज द टॉपिक व्हाटएवर इज कमिंग टू योर माइंड। टीयर्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन दिस जर्नी। लोगों से डिस्कस करें जो भी आपका सर्च क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं, ट्राई टू आस्क दोस क्वेश्चन इन योर टीयर्स। अगर आपको लग रहा है कि आपको रिसर्च करने से पहले कि उसका आंसर दे पा रहा है, then there is no point of doing that, right? So पहली चीज तो यही होगी कि जब भी हम टॉपिक चूज करते हैं जहां पर अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पर आप नहीं कर सकते। मुझे जो स्टॉक मार्केट का टॉपिक दे रहे मैं नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है इवन तो आई एम स्पेशलाइजेशन, आई वाज स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस इन एंड, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पीएचडी मेरा मार्केटिंग हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग के अलावा मुझे कोई टॉपिक इस तरीके से आई डोंट फील अबाउट दैट टॉपिक, राइट? सो वो पहली एक पर्सनल इंटरेस्ट का थोड़ा सा एलिमेंट जरूर होना चाहिए व्हेनेवर यू आर चूजिंग टॉपिक। कोलैबोरेशन करने के चक्कर में कि मुझे बस कोलैबोरेट करने को मिल रहा है किसी के साथ या किसी एक्सपर्ट से, मैं कह रही हूं इसके ऊपर छप रहे हैं पेपर एंड यू स्टार्ट एंटरिंग इनटू दैट टॉपिक, मुझे ऐसा लगता है कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये मेरी परसेप्शन हो सकती है, but you also think that particular choice of topic from this perspective also, whether you want to choose this topic, if you want to really work on that, you have to reading करना है ना। राइटिंग करने से पहले आपको रीडिंग करना है, रीडिंग कैसे कर पाओगे अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, so it will be very difficult. The second important thing is your surroundings. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और अपने इंटरेस्ट भी समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कहां जा रहा है, अपने आसपास देखिए। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, आप अपने आसपास आजकल क्या ऑब्जर्व, आज का छोड़ दो बजट चलने वाला है थोड़ी देर में, उसको छोड़ दो, बट क्या हो रहा है आजकल आसपास, किस बारे में बात कर रहे हैं लोग? हाँ जी बिल्कुल, वन वे ऑफ डूइंग दैट वो हो गया वैसे अब तो ही बच गए हमारे इससे। और थोड़ा सा बात है जब हम अपने टॉपिक बोल रहे हैं ना, एंड प्लीज सी ऑलवेज कीप कंटेक्स्ट इन माइंड। मैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूं, आपने टेररिज्म बोला तो आप ये सोचिए कि मैं टेररिज्म टॉपिक पे यहाँ पे बोल रहा हूं, मैं रिसर्च कर सकती हूँ। सो थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ व्हाट एज एन एडमिशन आपको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ आसपास क्या चल रहा है, नॉट इन द न्यूज़पेपर हेडलाइन। क्लाइमेटिक इश्यूज, यस, देन यू कैन थिंक कि आप इस क्लाइमेटिक इशू को अपने टॉपिक से कुछ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पीएचडी किया है तो आपका थोड़ा सा क्लैरिटी है कि मेरा किस तरफ वैल्यू डॉक्यूमेंट है, you will think कि can I extend my PhD topic with the this particular things which are going around? कोई और बताइए।
डिजिटल लिटरेसी और साइबर क्राइम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसमें भी मेटावर्स वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स मैं मार्केटिंग में तो थोड़ा सा सवाल दिया है भी थोड़े टाइम से तरह के आगे बढ़े so the idea is that you need to see these what people are talking about and what can help in that LinkedIn is one basis demotivate होने के लिए LinkedIn नहीं होता है आप समझ रहे हो मैं डिमोटिवेट भी कर रही हूँ कि जैसे LinkedIn खोलते हैं चार लोग अपने सक्सेस पॉइंट्स कर रहे होते हैं मेरा आज पेपर यहाँ आया मैंने वहाँ लेक्चर दिया ऐसा लगता है दुनिया में आपको सब काम कर मुझे ना जब मेरा लाइफ में पेपर रिजेक्ट होती यही फीलिंग आती यार मेरे अलावा सब पब्लिश कर मैं कर क्या रही हूँ सो बिकॉज पीपल शेयर देयर अचीवमेंट्स तो लिंक्डइन पे देखो कि जो डिस्कशन फोरम्स है या जो टॉप ऑथर इज योर डोमेन है बट दैट ठीक है अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग डोमेन में रिसर्च करती हूँ so for me what Portal is saying becomes very hard and at the age of 90 plus he's still active and he keeps on posting on LinkedIn right at different forums तो एक वो तरीका है just to know what's going on तो बहुत सारे आपको इस तरह की कम्युनिटीज मिल जाएंगे आपके डोमेन से रिलेटेड तो आप वहां पर जाकर थोड़ा सा करें नॉट नेसेसरी दैट व्हाटएवर दैट टॉपिक आपको करवाने में इंटरेस्ट आएगा बट क्लूज मिल जाएंगे मे बी यू कैन थिंक इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप अपने रिसर्च डोमेन से उस चीज को जोड़ सकते हो नॉट नेसेसरी कि वो आपके डोमेन में बात करें बट देन थिंकिंग अबाउट दैट टॉपिक्स कि लोगों का बिजनेस का इंटरेस्ट किस तरह है सिंस वी आर मैनेजमेंट रिसर्चर्स को हमें बिजनेस एंगल उसको देना पड़ेगा सिर्फ सोशल एंगल से हमारे अपने जर्नल में उस तरीके के पेपर्स नहीं निकलना सो वन बिजनेस एंगल शुड बी देयर दैट हाउ टू businesses or how enterprises we can follow social law right और क्या हो सकता है आपके डोमेन में जो 10 20 50 टॉप जर्नल मैं सिर्फ टॉप जर्नल की बात करूँ क्योंकि ये भी ना हो रहा हाल है जैसे क्वेश्चन शो होता है तो टॉप क्वेश्चन के पहले से पहले चलता है फिर वो आगे आगे 2 साल बाद जर्नल में मिलना शुरू होगा तो अगर आप टॉप जर्नल में नहीं देखोगे तो आप अगर बिल्कुल लो लेवल की जर्नल से देखोगे लो लेवल का लो इम्पैक्ट जर्नल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर जर्नल्स कि जो बहुत ज्यादा हाईली इम्पैक्ट में नहीं है बहुत ज्यादा हाईली साइटेड जर्नल्स हैं या फिर हाईली इंडेक्स जर्नल्स नहीं जैसे हम एटीएस की बात करते हैं तो दैट मींस उस जर्नल को पहुंच गया है वो टॉपिक तो वो थोड़ा सा आपके लिए फिर हर कोई कर सो देन देयर इज नथिंग मच टू डू इन दैट डोमेन आपको थोड़ी परेशान गैप्स हो भी गए बट यू विल फाइंड सम डिफिकल्टी तो जब आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं या आपको मन कर रहा है कि वी शुड स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट फोकसिंग अपने डोमेन के टॉप 5 10 जर्नल्स को देखो कि वो क्या टॉपिक्स पे दे आर स्टार्टिंग पब्लिश सो दैट इज वेयर योर कन्वर्सेशन स्टार्ट्स तो वहां पर अगर आप लिखेंगे उन टॉपिक्स पे तो अगर आप ए स्टार नहीं तो ए नहीं तो बी एक लाभ आएगा एटलीस्ट लेट्स भी देखेंगे क्योंकि कई बार हम इतना डेड टॉपिक बना लेते हैं कि फिर एडिटर को इंटरेस्ट नहीं आता वो जस्ट रिजेक्ट करते हैं जब वेरी को सो वो एक तरीका है फॉर अपडेटेड जर्नल सो लेटेस्ट जर्नल देखिए और लेटेस्ट कॉल फॉर पेपर्स आप भले ही उनको सबमिट नहीं किए बट दे विल गिव यू क्लू दैट इन व्हाट टॉपिक्स एडिटर्स आर इंटरेस्टेड उनका इंटरेस्ट आपको समझेगा जैसे अभी आप देख लीजिए ना अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ या आपसे अलग अलग मैं तो जनरली कॉल से देखती हूँ तो सारे के सारे कॉल्स एआई बीआर बात करूँ तो ये आपको वहां से बहुत अच्छा क्लू मिल सकता है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बता के वर्ल्ड में जाएंगे आप वहां पर आप स्पेशलिस्ट कर सकते हैं गूगल स्कॉलर पे गूगल पे लिखेंगे कॉल फॉर पेपर्स स्पेशल इशू एल्सेवियर की किसी भी जर्नल पे जाएंगे उसके नीचे हमेशा आपको मिलेगा कॉल फॉर पेपर्स सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर
मेहनत तो उतनी करनी पड़ती है ना, चाहे तो बहुत पुराना टॉपिक ले लो चाहे तो नया टॉपिक, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। पुराने टॉपिक में गैप ढूंढने में मेहनत करना पड़ेगा, नए टॉपिक को समझने में मेहनत करना। अब किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है ये यू डिसाइड, बट डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज हाई कि अगर आप नए टॉपिक पे काम करें जिसमें बड़े कम पेपर, फिर एक बड़ा प्रॉब्लम आया था, अरे नए पे ना हमें पेपर ही नहीं मिल रहा, लिटरेचर ही नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है इतने इतने हम वो नहीं है कि भगवान ने रात को हमें सामने के टॉपिक बोला और हमें से वो पता कर देना काम, ऐसा नहीं। इट्स जस्ट दैट समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू सर्च, और अगर टेक्नोलॉजी बहुत नहीं है तो आप उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उनसे अपने रिलेटेड डेवलप करें। लेकिन किसी भी डॉक्टर का कोई पहला दूसरा या शुरू में 10-20 पेपर आए होंगे तो उन्होंने तो देना से लिटरेचर बिल्डअप किया ना, सो यू सी उन्होंने किस तरीके से लिटरेचर किया, तो नॉट नेसेसरली कि आप उसी पे करेगा, मतलब उसी टॉपिक पे पेपर होना चाहिए, यू विल सी कि इसके रिलेटेड बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मैंने पेपर किया आपके लिए किसी टॉपिक पे, उसको जरूरी करने का कुछ तो लेना पड़ेगा, हाउ विल डू दैट, सो वी डिड दैट वे। और पहले शॉट में पहले जर्नल में एटलीस्ट ए में रिव्यू में निकल, रीजन क्या है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा हो, सिर्फ टॉपिक में, सो आई डिड दैट पेपर फ्री में पढ़ देगा और उसमें से कमियां निकाल दो, वरना तुम पढ़ते ही नहीं। आप अपने फ्रेंड्स को दिखाओ बहुत बढ़िया लिखा है, और ये भी डर लगता है कि किसी ने अगर 2 लाइन बता दी तो ऑथरशिप क्लेम कर दे, ये भी डार्क साइड ऑफ आवर फील्ड है। तो ये भी बहुत डर लगता है कि अगर किसी को पेपर दे तो ये भी बड़ा क्लियर करना पड़ता है पोलाइट वे से कि आई एम नॉट, आई एम जस्ट टेकिंग योर व्यू, आई एम नॉट लुकिंग फॉर द शेयरिंग ऑफ द नॉलेज, ये शुरू में क्लियर कर दो वरना लोग बड़ा मान के चलते हैं चला तो बहुत नहीं, ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन का। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है, इसका रिसर्च से डायरेक्टली से कोई लेना नहीं है, and discuss with expert friends. So rather than gossiping about an institution or X or Y, थोड़ा सा अगर हम अपने आपको टॉपिक सेंट्रिक अगर अपनी डिस्कशंस कर रहे हैं, so definitely you will learn. And but I feel that सिर्फ कई बार ना हम लोग जब मुझे ये पता है कि सामने वाले व्यक्ति हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि अब इनसे बात करके क्या फायदा है, ये तो अलग तरीके की बात करते हैं और अलग तरीके की बात करते हैं, सो we research aside और हम बाकी सब बातें करते हैं, इसके हमें लगता है कि देखिए अंडरस्टैंड आ जाएंगे जनरली नॉट अंडरस्टैंड, बट रैदर अगर हम थोड़ा सा उनकी रिसर्च समझने की कोशिश करें और थोड़ी अपनी रिसर्च समझाने की कोशिश करें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन गए वो सप्लाई चेन एरिया में, और मुझे सप्लाई चेन एरिया में कुछ पता नहीं, मुझे तो उस बिल्कुल अलग सब बिल्कुल अलग, पर बात करते करते वो पीएलएस में इंटरेस्टिंग हो गई और कैंसिल में इंटरेस्टिंग हो, तो मैं उनको पीएलएस सिखा रही हूँ इस रिसर्च प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करते हैं और मैं अपनी प्रॉब्लम कंसीडर करती हूँ। तो हमारा जो मेरा जो लेटेस्ट कोर्स कर रहा है वो मेरे पीएलएस को क्वेश्चन बना, उनके लिए वो बड़ी चीज है, उनको वहां पे निकल, सो समटाइम्स ये ब्लेसिंग होती है कि अगर आपका सामने वाला आपके टूल्स या आपके द वे यू सी द प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम द वे यू सी, तो ये कई बार एडवांटेज भी हो जाता है, वो बहुत अलग डायमेंशन प्रॉब्लम को लिए, सो ट्राई डिस्टिंक्ट एज वेल। नाउ इसकी बहुत सो इस तरह की जो लेटेस्ट एक्टिविटीज हो रही है दैट कुड बी वन टू थिंक अबाउट कि कैसे हम इसको अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हैं, जैसे इसका एडवर्टाइजमेंट एंगल दे सकते हैं, एंगेजमेंट एंगल दे सकते हैं, तो
why brands are sponsoring IPL, क्या उनका इंटेंट है, how do they decide कि हमें इस particular event पे कितना पैसा लगना है. So that could be any other any such question which can come to your mind. जैसे ये बड़ी पुरानी चीज होती है, लेकिन रिसर्च अभी भी हम पोस्ट कोविड करके करते हैं. How things have changed in post-COVID era. If not in the COVID, then we use the word post-COVID. This is lifestyle changes. So we can study how shopping behavior has changed in the post-COVID. How payments have changed in the post-COVID. अब जितना भी आप AI या VR और AR जितना पॉपुलर हुआ है, COVID was the one thing to ignite that. हाँ सब पहले भी, but because of this thing virtual tourism की हम बात कर रहे हैं, metaverse shopping की हम बात कर रहे हैं, because of this. And जब कोविड आ रहा था तो सब लोग कहते हैं अभी शुरुआत, अभी तो हर 10 साल में पेंडेमिक देखोगे, आपने भी ये सब सुना होगा, 5 साल में कोई ना कोई पेंडेमिक आया था. अभी चाइना कुछ भी लैब के करते हैं सबको टेंशन हो जाता है कि अब कुछ नया आने वाला है, न्यूज आती रहती है. तो the idea is that you need to see कि कुछ भी सब बड़ा इवेंट हुआ, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. So technology से कोई भी आ रही है, technology has always changed the world. So you need to see that. तो ये बड़ी चीज. यहाँ तक किसी को कुछ you are not very clear about the basics की हम research questions किस तरीके से बनाते हैं और क्या होता है. So research questions से पहले तो हमारी problem statements. We want to know something about that. How, what, why, when, where. ये सारे के सारे हमारे जो WH की बात करते हैं, ये सारे हमारे रिसर्च क्वेश्चंस कर दिए. एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन, वहां पर हम सिंपल एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आर पीपल फॉलोइंग हेल्दी लाइफस्टाइल ड्यूरिंग कोविड, और वी कैन बी आर पीपल फॉलोइंग द हेल्दी लाइफस्टाइल आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड-19. सो कुछ भी एक फिनोमेना आप बताएं और करंट स्टेट बताएं, आप उसकी क्यों में नहीं जा रहे और फ्यूचर में नहीं जा रहे, यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन प्रेजेंट व्हाट पीपल आर डूइंग देयर. How many are adopting online payments? How many are interested in online shopping? How many interested are in any other new technology that's coming in? हम कितना प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक पे क्या बिहेवियर होगा? How many people are using this sustainable cutlery? सो नहीं होगा ना, फिर ईट भी कर सकते हैं, ऐसे चम्मच आ रहे हैं जैसे फोन खा लेते हैं बाद में, सो उस तरह से मटेरियल. So current phenomena you are just trying to find out. Then there is second type of question, वहाँ पर आप association find out करेंगे. Now association की दो phenomena. अब यहाँ पर जब descriptive की बात करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा univariate analysis होता है. Now when we talk about associative, तो वहाँ पर हमारा bivariate analysis sometimes आ जाता है, depending upon क्या question कर रहे हैं. Is there a relationship between household expenditure and healthy lifestyle? तो relationship है. कई बार हम लोग healthy lifestyle इसलिए नहीं देखते organic महंगा है, हमारा घर नहीं होता. So is there a relationship which expenditure बढ़ता है तो इसलिए नहीं, even though we are aware about the like healthy lifestyle, even though we want to do that, but our pocket is not allowing us to visit gym, हम एक membership afford कर सकते. तो क्या लोग इसलिए नहीं कर रहे या वो करने नहीं चाहते? No, so these kind of probing things when we connect two aspects. In this question, I have connected two aspects: expenditure and healthy lifestyle. Now, third is different research question. Then we try to find out significant difference between two groups. जो आप लोग ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन रिसर्च स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि क्या हम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस चेक करना चाहते हैं, क्या हम रूरल अर्बन में कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या हम इंडिया का
यूएस से कुछ कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या हम प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से डिफरेंस देख रहे हैं, क्या हम सोशल साइंस रिसर्च और अदर देन सोशल रिसर्च कोई डिफरेंस देख रहे हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी है. So these are some examples of different research. Now another category is complex research question. जहाँ पर more than 2 variables की बात करते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं complex research. ज्यादातर हम फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तो हमारे रिसर्च क्वेश्चन में ज्यादातर वेरिएबल we put together and then we try different relationship. जैसे mediation step करेंगे, moderation step करेंगे, तो वो सारा we can do वो सब complex research questions की category. Right? ज्यादा बेसिक हो रहा है कोई टूल कराओगे फिर हाँ. Now these are the topics. तो बहुत सारा टाइम नहीं लूंगी इसके ऊपर. So this is the process. यहाँ पर हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, उनको सिग्नेचर करते हैं, देन रिसर्च पर्पस शुड बी देयर. देखो प्रॉब्लम और पर्पस में फर्क क्या है. प्रॉब्लम हमें ब्रॉडली नजर आती है, बट उस ब्रॉड प्रॉब्लम में हम एग्जैक्ट क्या ढूंढेंगे वो लिटरेचर करते हैं. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. क्योंकि लिटरेचर शुरू करने से पहले भी तो हमारे दिमाग में कुछ होना चाहिए ना कि व्हाट वी वांट टू सॉल्व इट. सो दैट इज द मेन रिसर्च प्रॉब्लम एंड अ पर्पस बहुत स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं कि ये करना चाहते हैं. एंड देन वी कलेक्ट द डेटा एंड एनालाइज इट एंड रिपोर्ट इट. ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च है जिसको हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डालते हैं. फर्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जर्वेटरी. सबको पता है इसके बारे में? एवरीबॉडी इज मच अवेयर अबाउट दिस थिंग्स. somebody wants to इसके बारे में बोल. और सेक्शनल तो सेक्शनल होता है एक पॉइंट. एक पॉइंट मतलब ये नहीं कि आज तो मैं घर से निकल के सोच के बैठी कि आज ही सारे तो सेक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस का ना 1 मंथ 2 मंथ आपने डेटा करके विदाउट गिविंग एनी टाइम. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल में भी 2-3 एस्पेक्ट होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल आप डिफरेंट टाइम वेस्ट करते हो. जैसे मैंने आपका आज की डेट लिया, अब मैं आपका 6 महीने बाद. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल है समथिंग न्यू. तो लोगों का आज इंटेंशन सेट किया है कि लोगों का क्या परसेप्शन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल. और हम 6 महीने बाद जब हम देख रहे हैं कि कई लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें नजर आने लगा है, आजकल बैटरी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन या एबल टू सी डिफरेंट ब्रांड्स के मॉडल आने लगे, तो क्या हमारी इंटेंशन चेंज हो रही है? तो हमें 6 महीने बाद वापस आपके पास आए. बट लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि हमारा रिस्पोंडेंट सेम होना चाहिए. अगर वो सेम नहीं तो हमारा डेटा नहीं. तो अगर मैंने 600 लोगों से पहले भरवा रहा हूँ तो सेम चीजें उनके पास मुझे जाना पड़ेगा, तभी मैं कंपैरिजन करता हूँ. नहीं तो मैं कंपैरिजन को नहीं कर. तो उसमें डेटा कुछ हो जाता है. जरूरी नहीं है कि अगेन यू गेट टू दोस 600. तो दैट इज क्रॉस सेक्शन इज एट वन पॉइंट. जैसे आज के टाइम में मैंने सर्वे किया कि इन टुडेस टाइम दैट इज द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड. जैसे आप लोग से कुछ इस तरह का आपको भी ध्यान रखना. समझ आ रहा है? 6 months 1 year डिपेंड. 3 मंथ में कितना छोटा जनरली होता नहीं. उसको बेस स्टडी के नाम से आजकल फेमस हो रखा है, उसको छोटी बिजनेस भी कह रहे थे. पर एक्चुअली ये हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा या आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि 3 महीने में ऐसा क्या होगा कि उनका ओपिनियन चेंज होगा. दोबारा करता कई बार तो डेटा कलेक्शन में 2-3 महीने लग जाते हैं. तो 3 महीने में इसमें छोटा टाइम 6 तो होना ही चाहिए. और उसमें भी मैं अगर डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम, अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बात करें तो इतना बड़ा चीज है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, ब्रांड्स को नेम ठीक किया, तो ये भी शायद बहुत 1 या मोर देन 1 ईयर का गैप होना चाहिए. लोगों की परसेप्शन चेंज होगी क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट कि आप किस कंटेक्स्ट में स्टडी कर. सेम क्वेश्चन और सेम पीपल. हाँ
6 months 1 year डिपेंडिंग अपॉन कर। इसका सबसे बढ़िया तरीका होगा कि आपको क्या लेना है आपका लिटरेचर, जिस वो लिटरेचर की अगर किसी लॉन्गिट्यूड में स्टडी की है इन लोगों ने, एवरेज टाइम पीरियड का गैप क्या रखा है। आजकल अगर कम गैप होता है तो उसको हम डे स्टडी भी बोलेंगे। हालांकि कॉमन मेथड बायस को जब हम हैंडल करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द वे टू हैंडल द बायस आल्सो कि डिफरेंट डेज पे डिवाइड करता है, तो उसको उससे मिक्स मत करें। ये तो आपको होता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना। व्हेनेवर गोल ऑन द टाइम्स की हम सिर्फ कोई क्वेश्चन बना देते हैं इंट्रोडक्शन लिखते हैं और सीधा हाइपोथेसिस डेवलपमेंट पे आ जाते हैं और हम रिजल्ट प्रेजेंट कर देते हैं। Even as I have mentioned in the operations में मेरे पूरे ऑथर्स हैं, उनके डोमेन में तो ये थ्योरेटिकल कुछ छोटे ही था, उनके तो थोड़ी बड़ी नई चीज थी, थ्योरीज क्या होती है। एंड नाउ ये इज सरप्राइज, मेरा जो भी लेटेस्ट पेपर आया वो 2 साल तो रिव्यू पे रहा और तीसरे राउंड में किसी एक पेपर का थ्योरी कौन सी है, क्योंकि हमने तो ऑपरेशंस की क्यों लगाई थी, थ्योरी लगाई नहीं, सोचा भी नहीं कि थ्योरी देनी पड़ेगी और थ्योरी मांगे। हमने तो उसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी, कौन सी थ्योरी फिट होगी क्या करें, पेपर तो सेट करना है। तो फिर सोचा कि कौन सी पूरी सेट होगी सिचुएशन में, तो उसने फिर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सोचा है कि व्हिच थ्योरेटिकल बैकग्राउंड विल बी फिट। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इज व्हाट, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इज द बेसिक assumption which you take when you propose the relationship among the variables or the constants। तो कुछ थ्योरी होनी चाहिए ना, जैसे हम कहते हैं कि आपको ऐसा, हम नॉर्मली बात करते हैं कि मेरे हिसाब से ना अभी आज डायरेक्टर ने ये डिसीजन हुआ है, उनका जो थिंकिंग है ना अबाउट दिस पर्टिकुलर डिसीजन वुड बी दिस। तो हमारे पास तो बेसिस होता है ना, जब भी हम किसी के डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हैं या किसी मूव को जस्टिफाई कर रहे हैं, वी हैव सम काइंड ऑफ बैक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट, राइट। अब उस चीज को क्या सॉल्व करती है आपकी थ्योरी, कहां से आपके दिमाग में आया है कि जब हम दो दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स का रिलेशन प्रपोज कर रहे हैं एक्स एंड वाई का, हाउ डू वी प्रपोज, क्यों प्रपोज कर रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या बेसिस है। तो वहां पर हमें थ्योरी का सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है, which establishes the link and then you say कि इस पर्टिकुलर थ्योरी के हिसाब से इन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है। नाउ दिस इज द न्यू कॉन्टेक्स्ट एंड वी फील दैट ये कॉन्टेक्स्ट उस कॉन्टेक्स्ट से सिमिलर है, और अगर ये बात उस कॉन्टेक्स्ट में एस्टैब्लिश हुई है तो यहाँ पे हम डिडक्टिव रीजनिंग कह सकते हैं कि डिड्यूस करते करते कॉन्टेक्स्ट में आता है। जैसे टेक्नोलॉजी एक सकते हैं, आपने सुना होगा अगर आपने टेक्नोलॉजी में रिसर्च करते हैं तो बड़ा पुराना और बहुत ही ओवर यूज मॉडल है, पर आपको आज भी इसके पेपर वो चाहे आपको इंटीग्रेट करके मिले किसी और मॉडल के साथ या उसको एक्सटेंड करके मिले आपको किसी चीज के साथ, बट यू विल गेट दिस। नाउ इफ यू गो टू द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल, यू विल फाइंड कि वो मॉडल एज एम्प्लॉइज की एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईबीएम कि वहां पर वो नया सिस्टम कुछ लेकर आ रहे थे, दे वांट टू सी वेदर पीपल माइट इन्फ्लुएंस विद अडॉप्ट इट, और वो आया वहां से। और आज की डेट में हम उसे कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में डाल देते हैं, वैसे टीओटी फ्रेमवर्क अलग है ऑर्गेनाइजेशंस के, बट स्टिल यू विल फील कि हम उसको वहां पे अडॉप्ट करते हैं और हम पूरा का पूरा उसको कंज्यूमर डोमेन में ले आते हैं। एम्प्लॉय डोमेन से शुरू हुआ वो थ्योरी, नाउ वी आर अप्लाइंग दैट थ्योरी टू आवर कंज्यूमर डोमेन। तो और इलेक्ट्रिक व्हीकल को, मेटावर्स को, कोई भी टिकटॉक को, मोबाइल बैंकिंग को, सिंपल लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी यूसेज को, डेटाबेस यूसेज को, जहां पर भी हल्का सा टेक्नोलॉजी का टेंस है उनका कंटेक्स्ट आपको टैब का पेपर मिल जाए, कहीं ना कहीं उसका टैब का पेपर आपको जरूर ऑलमोस्ट 80 या 70 इयर्स पुरानी थ्योरी है, और मे बी मोर देन दैट, उसका पहला वर्जन देखी, ठीक है, लेकिन स्टिल वी आर यूजिंग इट। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है यूज करना, बिकॉज़ इट टेल्स यू कि हाउ दीस वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड व्हाई दीस आर, ये जो व्हाई का आंसर है ना ये आपकी थ्योरी है। सो व्हेनेवर यू आर इंटेंडिंग टू राइट सम पेपर, पहले से ही अपना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ स्टोरीज इस तरह की होती है जिनके अपने कंस्ट्रक्ट होते हैं, जैसे टैम, यूटो,
इन सब थोड़ी सी अपने कंसेप्ट है, जैसे यूजफुलनेस हो गया, ईज ऑफ यूज हो गया, फैसिलिटेटिंग कंडीशंस हो गई। और कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जिनकी अपने कोई कंसेप्ट नहीं है, दे गिव सम रीजन, जैसे एसओआर फ्रेमवर्क, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पांस फ्रेमवर्क, मैंने रसल ने किया। वो कहते हैं कि कुछ स्टिमुलस होते हैं, उससे कुछ ऑर्गेनिज्म होता है माइंड में, हमारा कुछ रिस्पांस है। तो आपको ये देखना है कि whenever you are offering any theoretical model, conceptual model, तो अगर इस तरह की कोई है जिसके अपने कंसेप्ट है, वो तो दिखने चाहिए वहां पे। जैसे नया एक मॉडल है, नो एक्टिवेशन मॉडल, उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं उनके, तो अगर वो नहीं है तो आप नहीं बोल सकते कि मेरा नाम है। सो दैट यू शुड सी इन एडवांस जब आप मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसीलिए लिटरेचर रिव्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पता रहे कि हाउ पीपल आर डिफेंडिंग वर्क, क्योंकि आपको भी अपना वर्क डिफेंड कर, आपको अपना बेसिस बताना, तो बिना थ्योरेटिकल मॉडल के वो नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। नाउ दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वेंकटेश, और ये थ्योरी 8 थ्योरीज का एनालिसिस। ओके, अलग अलग एस्पेक्ट्स से मैंने 8 थ्योरीज निकाली एंड उसके बाद डिस्कोर्स फॉर्मूला। तो आप एज इट इज भी इस थ्योरी को यूज कर सकते हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम इस थ्योरी को एज इट इज यूज करें या इसमें कुछ ड्रॉप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, पर हमेशा एक लाइन लेकर डिफेंड करें कि इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, तो क्यों नहीं ले, क्यों आपके कंटेक्स्ट में फिट नहीं हो रही, अदरवाइज पूरी पूरी पर रखते हैं। एंड यू कैन इंटीग्रेट दिस विद सम अदर, जैसे आपकी कोई और थ्योरी हो जाए, जैसे बीओआई थ्योरी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, जिसके अपने 5 वेरिएबल, आप उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, या आप इसमें कोई एक वेरिएबल जैसे ट्रस्ट, इसमें ट्रस्ट करने, अगर आप देखेंगे और जैसे मैंने बोला ट्रस्ट, so 3 तरीकों से यू कैन मेक द क्रिटिकल फैक्टर एंड दैट इज द बैकबोन ऑफ द पेपर। जब भी आप क्रिटिकल पेपर कर रहे हैं ना, दिस पर्टिकुलर द बेस्ट ऑफ नॉट दिस मॉडल बट द क्रिटिकल मॉडल इज द बैकबोन। आप क्या डिपेंड कर रहे हैं, किसके बेसिस पर कर रहे हैं, तो आप इसमें से कोई ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट यू आर एडवाइज टू गिव सम रीजनिंग, किसी लाइन दे रहे कि आप इस कंटेक्स्ट में फॉर एग्जांपल सोशल इन्फ्लुएंस को आप नहीं लेना चाहते, ठीक है। अब अगर यही चीज यूएसए में कर दो, तो सोशल इन्फ्लुएंस में भी ड्रॉप, क्योंकि वो एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी मानी जाती है। इंडिया में हम थोड़े ज्यादा कंसर्न होते हैं अराउंड अपनी सराउंडिंग के, बट यूएसए में नहीं होती। तो मे बी इफ यू आर स्टडीइंग एनी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में कर रहे हैं, तो यू मे ड्रॉ दिस कंस्ट्रक्ट अगर आप करना चाहें कि because it is established as an individualistic society, so we don't feel इसका कुछ influence होगा, so we are dropping. कोई भी आप एक पेपर का रेफरेंस लिखते हैं, influence हो रहा है, और you can extend it with one variable, जैसे मैंने आपको बोला trust. Now in our India, especially जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी पे, तो एक अलग अलग तरह का एंजाइटी है. It may not be true for you people, क्योंकि हम लोगों को तो टेक्नोलॉजी से डायरेक्शन करते बहुत साल हो गए, but maybe for the senior citizens, they are not very comfortable. Maybe when we were talking about 3 years back, the financial, we were not very much comfortable in sharing the financial thing on online or digital platform. आज भी कुछ बिजनेसमैन फैमिलीज है, वो थोड़ा सा एंजाइटी करते हैं, नहीं हमें डिजिटल यूज नहीं करना है, हमें नॉन डिजिटल यूज करना है, कुछ भी डोंट वांट टू लीव द ट्रेसेस वेयर वी आर पुटिंग आवर मनी और वेयर वी आर सेंडिंग। So still वो एक issues है, so you can extend this particular framework with such variables like trust or many other, find out from the literature क्या इसमें fit हो सकता है, and you can contribute in the literature by saying कि ये literature अभी incomplete है, sorry ये framework या इसको हमने extend किया। और एक और कंट्रीब्यूशन का तरीका, एक और पोटेंशियल तरीका है इसको पेपर एस्टैब्लिश करने का, अगर आप उसको मेटा करो। आई एम श्योर मेटा एनालिसिस के बारे में आपने सुना होगा,
तो मेटा एनालिसिस में अगर आप 5 स्टडीज भी ले आए जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं जिनका ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिहेवियर इन्फ्लुएंसर से एस्टैब्लिश हो और ट्रस्ट का रिलेशनशिप यूजर बिहेवियर से हो, तो आप कह सकते हैं कि यूट्यूब मॉडल अधूरा है। वी आर एक्सटेंडेड, वी आर प्रेजेंटिंग द यूट्यूब 2 जैसे 2 तक आ चुके हैं, लेट्स से यूट्यूब 4 आप देना चाहते हैं तो यू कैन गो विद दैट थिंग। तो इस तरीके से another field of research just based on any theoretical background you can come any other study। तो आपको empirical काम कुछ नहीं करना है उसके अंदर, आपको whatever data you need from your system software के form में database form में you have all the data and then you can go ahead। यहाँ तक किसी को समझ आया query anything or any other thing is coming to your mind which you want to share other than whatever I have told you। कुछ भी क्वेश्चन है क्या बताऊं क्या होता है और मैम देखो क्वेश्चन सेम होंगे क्या फीडबैक के, अगर आपने मेंशन किया कि मैं सेशन के बिगिनिंग में शुरू कर रही हूँ उस डेटा सो डू यू थिंक कि जो फीडबैक के क्वेश्चन हो देखो डिपेंड करता है, अगर छोटा प्रोग्राम है तो वो टी टेस्ट के प्री एंड पोस्ट पे जाएगा, उन लोगों की बिजनेस स्टडी नहीं बनेगा। पर अगर वो टाइम स्पेंड लंबा है ठीक है और फिर हमारा रिसर्च क्वेश्चन है सब ट्रेन हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट सब कुछ प्री एंड पोस्ट में ठीक हो रहा है, पर अगर हम ये देखें क्या लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा होगा तब वाला लोगों की so it depends how you frame your questions and what tools and techniques आप लेकर आते हो उस तरीके से आप टेस्ट और आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहे हो इन क्वेश्चन ये सारी चीजें डिफरेंट होती है इस तरीके जनरली हम परसेप्शंस चेंज करते हैं। सो एलजीएम में हम क्या करते हैं कंप्यूटेटिव मॉडलिंग जिसमें हम साइड एक्सटेंशन डालते हैं पूरे मॉडल में हम देखते हैं कैसे डुअलिटी चेंज होता है सेक्शन चेंज हर टूल के हर type of study की कुछ set situations, not everything will be successful in every situation or eligible in every situation। मैं अब मेटा की बात कर रही हूँ, अब मेटा को थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊँ, मेटा अपने आप में कर बट थोड़ा सा समझाने के लिए बता देती हूँ। मेटा अलग अलग तरीके का होता है, मेटा सेम मेटा रिग्रेशन। अगर इस मेटा की बात करूँ तो एक मेटा सेम और मैं कह रही थी आप स्टोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रस्ट का। अब क्या करेंगे आप, देखिए ये किसी एक पेपर में मॉडल यूज किया होगा, किसी दूसरे पेपर में यूज किया होगा, किसी 10वें पेपर में लिखा होगा, ये आप लेट्स से 30-40 स्टडी हो आर्ट्स के यू नो व्हाट इज आर्ट्स स्कोर, किसी में आर्ट्स स्कोर आया होगा 0.6, किसी में आर्ट्स स्कोर आया होगा 0.4, किसी में आया होगा 0.4, किसी में इसका बीटा आया होगा 0.6, किसी में बीटा आ सकता है 0.3, किसी में कोई और बीटा हो सकता है, किसी में नॉट सिग्निफिकेंट भी आ रहा है। तो अब मेटा गिव्स द समरी ओके मैंने 15 में स्टडी की कंक्लूजन था। सो अगर बहुत ही न्यूज लैंग्वेज में मेटा को समझना है और बहुत ही लेवल लैंग्वेज में समझना है ये समरी बट इवेंचुअली दिस मॉडल इज सेम दिस फैक्टर लीड टू इंटेंशन और बिहेवियर और तो आप डेटा इकट्ठा करके बट मेटा के लिए यू नीड टू हैव ओनली एम्पिरिकल स्टडी कंसेप्चुअल स्टडीज का मेटा नहीं आप वो सारी स्टडीज उठाएंगे जिन्होंने भी यूज किया और आप स्पेसिफिकली उसी कंटेक्स्ट में उठाएं या अगर आप डिफरेंट कंटेक्स्ट में उठा रहे हो तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई डिफरेंट कंटेक्स्ट कुड बी टेकन। कंटेक्स्ट भी आपको सेम उठाना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में और फिर आप सबका आर निकालेंगे सबका एल निकालेंगे उसके बेसिस पर आप कुछ कैलकुलेशंस करेंगे देन यू विल टेल कि अक्रॉस 15 स्टडीज में ये बीटा आया था बट ऑन एन एवरेज दिस इज हाउ रिलेटेड ऐसा होता है समझ आ रहा है। So this is meta where we try to tell what is the overall relationship of this particular variable with the dependent variable। तो हम एक एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बिल्कुल इसको
नॉन स्टैटिस्टिकल और लेमन लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि मेटा है। कोई और क्वेश्चन किसी का? एनीवन एल्स? तो अगर आप उसको स्टैब्लिश करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई नया ले आए जिन्होंने अलग से कोई स्टडी की हुई है, ट्रस्ट कहीं और पढ़ा हुआ है मोबाइल पेमेंट में, जिन्होंने यू डॉट में यूज किया था, कोई और शायद थोड़ी यूज की हो, तो बट यू कैन डू, यू कैन ब्रिंग दैट रिलेशनशिप कि देखो इंटेंशन से ट्रस्ट भी सिग्निफिकेंट आया हुआ है, इंटेंशन से यूजर बिहेवियर भी ट्रस्ट से सिग्निफिकेंट है। तो आई फील कि इस स्टोरी में इसके साथ ये भी एक्सटेंड हो जाना चाहिए। So this is the way you extend any story. So TAM 1 से TAM 2, TAM 3 इसी तरह से है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने देखा है कि ये वेरिएबल भी इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में फिट आ रहे हैं, तो लेट्स एक्सटेंड दिस स्टोरी। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? यस मैम। मेटा के लिए ऐसा नहीं, दिखना नहीं कहाँ पे पब्लिशर वो मैटर। अगर कोई एक स्टार कैटेगरी में पेपर छपा हुआ है और कोई कह रहा है कि ट्रस्ट का इससे मैंने रिलेशनशिप देखा है, तो अगर आपकी 3 स्टडी भी हुई ना तो आप कर सकते हो। वैसे भी मैम ने ना हमेशा बैक रेफरेंस भी जरूरी है, उन 2-3 पेपर में भी रेफरेंस दिया होगा। इट्स नेवर द क्वांटिटी ऑफ द रेफरेंस बट द क्वालिटी ऑफ द रेफरेंस मैटर। क्योंकि रेफरेंस ऐसा नहीं होते ना, हम कहते हैं कि अगर रेफरेंस 40 दिए हुए हैं किसी पेपर से हमारा होता है, इवन मैं भी वन की भी थोड़ा और बेटर मैम उनको ना रेफरेंस को भी पॉइंट देने होते, आप उनकी भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मुझे रिव्यू के लिए आ गया, मैं 1 महीना सोती रही या बिजी रही, मुझे कल देना है उसका रिव्यू सबमिट करना, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ आने से पहले फटाफट 5 तक पॉइंट लाऊंगी, दिखाना है कि मैं बहुत सिंसियर एज ए मुझे भी तो जॉब डिपेंड कर। ना हर चीज ना आंसर देने के लिए नहीं होती, हर चीज इसलिए भी होती है कि दे ट्राई टू नज यू हाउ ब्यूटीफुली यू डिफेंड योर वर्क। कई बार हमें पता होता है स्टूडेंट ने काम बहुत अच्छे किए, हम भी तो करते हैं ना, हमें पता होता है वो सही बोल रहा है, पर उसको जान मुझ के लेफ्ट राइट से चेक करने की कोशिश करते हैं कि हाउ मच श्योर दे अबाउट दैट वर्क, बट काइंड ऑफ थॉट वाज बिहाइंड व्हेन वी वर यू नो आर्ग्यूइंग दिस रिलेशनशिप। तो जरूरी होता है इस तरीके का क्वालिटी ऑफ रेफरेंस की बात करें, जरूरी नहीं होता रेफरेंस, आप इवन कोई किसी अच्छे स्टैब्लिश ऑथर का कंसेप्चुअल पेपर भी होगा तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डिफेंड योर आर्गुमेंट, नथिंग भी होता है। कभी भी नंबर मैटर नहीं होते, आप 15 स्टडी चिपका दोगे तो भी कुछ नहीं होता, दो भी बहुत होती है, बस आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो वो आर्ट है। और कुछ? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, चले आगे। समझ तो आ रहा है ना, ये ज्यादा बेसिक हो रहा है। अब प्लीज बता दो, मतलब आई डोंट नो कि मिक्स बैठे हुए सब लोग, सो आई डोंट नो कि एक्चुअली किसका कितना है। सो फॉर लार्जर इंटरेस्ट आई एम डूइंग, सर ने टूल दिया होता मुझे तो मेरे लिए बहुत आसान होता, सर ने टॉपिक चुन के लिया होंगे। चलिए, जब एक चीज मैंने देखी है कई स्टूडेंट के, और ये हमें कई बार बेसिक इसलिए भी पता होने चाहिए बिकॉज आपको पता है एमईपी में रिसर्च इज कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स नाउ, है ना? अब 4th ईयर में जब आएंगे, आई डोंट नो आप लोगों ने अडॉप्ट किया कि नहीं एमईपी को, है ना? तो अब क्या होगा, बच्चों को हमें बेसिक्स बताना होता है। कई बार हम लोग इतना आगे बढ़ चुके होते हैं रिसर्च में कि हमें ना बेसिक ध्यान नहीं रहते हैं कि अब इनको कैसे बताएं कि इनके काम में क्या प्रॉब्लम है। तो समटाइम्स वी नीड टू ऑलवेज ब्रश आवर बेसिक just to tell them कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या आपको देखना। Now one thing which I have seen कि कई बार हमारे रिसर्च क्वेश्चन कुछ और कम्युनिकेट कर रहे हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव कुछ और कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब ना अलाइनमेंट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में उस कंसेप्ट का नाम ही नहीं है या उस कंटेक्स्ट का नाम ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में कुछ नया निकल कर आ गया और हाइपोथेसिस में कुछ और ही डेवलप कर रहे हैं। कई बार हम कर जाते हैं विदाउट नोइंग इट बट वी आर डूइंग। तो ये एक अलाइनमेंट बहुत जरूरी है और ये आप प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट के लिए बता दें। सिमिलरली रिसर्च क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, देन आपके कंपैरेटिव, आपके ऑब्जेक्टिव भी रिसर्च क्वेश्चन को फर्दर और डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं, शार्प करते हैं। क्योंकि कभी भी आप रिसर्च करते हैं कभी कभी हम लिटरेचर में गुम हो जाते हैं, तो देयर सो मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है।
at that time your research objective plays an important role. सामने रख लोगे, स्पेशली जब आप FLR करते हैं ना, तो कभी कभी इतना इंफॉर्मेशन अलग अलग होता है पेपर में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको कैसे थ्रेड करूँ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है. Because objectives in research questions are those thread in the string जो नजर नहीं आ रहे, but those are the way. वो कटा और सारी आपकी रिसर्च पूरी की पूरी खुल जा रही है. किसी को कुछ समझ नहीं, it would be a collection of words, not the insight. कुछ नहीं मिलने वाला. तो ऑब्जेक्टिव्स का वो अलाइनमेंट जरूरी है. आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी जनरल पर्पस ऑब्जेक्टिव होते हैं और जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन वेरिएबल्स. स्पेसिफिक क्या होते हैं हमारे, तो आप देखेंगे कि अगर जनरल है कि हम सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, हम कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे, हम कुछ नहीं बता रहे, कौन इन्फ्लुएंसिंग है, कौन इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट, कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता रहे. स्पेसिफिक में हम कंपेयर कर रहे हैं, ट्रेंड्स वगैरह उनकी फाइंड आउट कर रहे हैं, कौन ज्यादा है. मतलब कोरिलेशन में आपका जनरल हो गया, पर रिग्रेशन आपका स्पेसिफिक हो गया कि हु इज इन्फ्लुएंसिंग व्हाट, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, कौन मॉडरेटर है, कौन मीडिएटर है. देन यहाँ पर हम कंपेयर में डिफरेंसेस बताते हैं, एडुकेशन में एजुकेशन बताते हैं. जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज कर रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जैसे हमारे रिसर्च क्वेश्चन बड़े डिस्क्रिप्टिव बनते हैं. स्टैटिस्टिक्स भी अलग है. अगर हम डिफरेंस बता रहे हैं, अगर बहुत बेसिक वाले बताऊं तो टी एनोवा अभी भी वही चल रहा है. ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि यार एनोवा आज के टाइम में पेपर लिखते हैं, एनोवा समटाइम्स हमारे दिमाग में आ रहा है कि नो पैरामीट्रिक वो तो बस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है, उससे पेपर नहीं होता. बट ऐसा नहीं. अगेन हम टूल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हम रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत मिनिस्क्यूल कर देते हैं, जबकि रिवर्स शुड बी ट्रू. आपकी रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी द मेन हीरो, बाकी सब चीजें उसके अराउंड है. राइट, हम बस टूल लगाए सब सेशन में, अरे मैंने देखा वो जनरल का इशू, उसमें से 10 पेपर में से 6 में PLS 10 लगा दो, चलो 7 लगाते हैं PLS, उसी से पेपर छपेगा. जरूरी नहीं. मेरी रिसर्च से रिलेटेड यही लर्निंग रही है कि हर डायमेंशन का आपकी रिसर्च प्रॉब्लम, आपका टूल, आपका सैंपल साइज, आपका कंटेक्स्ट, आपका राइटिंग स्टाइल, आपका क्वालिटी ऑफ लिटरेचर, every ingredient has its contribution towards a good paper. अब माली की शादी में कपड़े ही अच्छे नहीं थे, गैसलिस्ट भी अच्छी थी, गर्मी भी अच्छा था, फूड में भी अच्छा था, सब कुछ था, सिर्फ एक चीज में उसको माली की शादी नहीं बना. तो अगर एक गुड पेपर अगर हमें करना है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स में हमें इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. सिर्फ टूल्स से ऑब्सेस होकर या किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट से ऑब्सेस होकर वी कैन नॉट कम अप विद अ गुड पेपर. इक्वली एवरीथिंग इज इक्वल. तो अगर एसोसिएशन की बात करें तो कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन या इसमें आप और कॉम्प्लेक्स जो स्टेमिंग करते हैं, जो कंप्लीट मॉडल को एक ही रन में, एक ही 2 में रन करते हैं, वी कैन टेक दैट. But again, that should be objective driven. That should not be tool driven, right? And then आपका mean percentage, ये बड़ा कॉमन है. अभी जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, I don't know whether you have come across such question or not, but जब हम लोग कई बार स्टूडेंट्स आ जाते हैं परेशान होते कि हमारा ये क्वेश्चन है, बताओ उस पर कौन सा टूल लगेगा, या उनको पता नहीं होता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, बस उनको ये लगता है कि हमें स्टेम लगा, क्योंकि जब तक स्टेम नहीं लगाएंगे तब तक PhD में कुछ किया ही नहीं. क्या किया? रिग्रेशन वाली PhD तो मेरे टाइम तक ही हो रही, अभी थोड़ी हो रही. गाइड ही कह रहे हैं तुमने क्या काम किया, चलो वापस करके लाओ. तो और क्वेश्चन कैसे बना हुआ है, मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देती हूँ. किसी ने जनधन योजना के ऊपर काम किया, उसके कुछ क्वेश्चन याद है मुझे, मैं चकरा गई और बड़ा मुझे समझ नहीं आया. मैं उसके बच्चे को कह सकती कि इसको क्वेश्चन बनाया हुआ था 5-6 पेज का. अब मुझे समझ में आया कि मैं उसको कैसे बोलूं कि तो कुछ नहीं है. तो उसमें क्वेश्चन कहते थे, डू यू हैव बैंक अकाउंट, यस नो, व्हाट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट डू हैव, सेविंग, करंट, ये वो, कौन से बैंक में है, कितने हैं, पब्लिक में, प्राइवेट. आप समझ लो ऐसे वाले कुछ. अब वो क्या लगाएगा, रिलेशन लगाएगा. आपको लगता है रिलेशन लगेगा. अब उसको क्या बोलूं कि इसमें प्राइस स्क्वायर के अलावा या पैरामीटर के अलावा तुम्हारा कुछ नहीं लगा, या मीन मीडियन मोड निकाल दो.
परसेंटेज निकाल लो। तो दैट क्लैरिटी शुड बी देयर कि हम ऑब्जेक्टिव्स क्या ले रहे हैं, क्वेश्चनियर कैसे बना रहे हैं, और फिर वो जो क्वेश्चनियर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ऊपर टूल्स कैसे लगेगा, ये पूरा आर्किटेक्चर प्लान है। जैसे हम पीएचडी मेंटर होते हैं, आई डोंट नो अबाउट यू जो अभी परस्यू कर रहे हैं या कोई पुराना जो उससे रिलेट कर पाए, आई डोंट नो, कि पहली पीएचडी में एडमिशन हो और अगला टारगेट होता है क्वेश्चनियर बनाना। Am I making sense or not here? पहले पीएचडी में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ा मिशन होता है, इससे अगला मिशन होता है क्वेश्चनियर बनाना, तीसरा मिशन होता है डेटा भी कलेक्ट हो गया मेरा, चाय की दुकान पे ये बोलने बड़ा हो जाता है सारे स्कॉलर के लिए, अरे मेरा डेटा कलेक्शन चल रहा है, और चौथा होता है कि डेटा से कुछ निकल नहीं रहा है, अब क्या करूँ, तब वो सबको चेहरा नजर आ जाता है, वो चंदा चेहरा भी और वो कंफ्यूज चेहरा भी, और वो मतलब एक डिप्रेसिंग स्टेज होती है कि आपने 2.5 साल की सोच के निकाले कि आपका डेटा कलेक्शन से हो, पूरे 1095 डेज में मतलब 3 साल में आपको पीएचडी मिल जाएगी और आप वापस भी हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए बेटर है कि इनिशियली वी शुड सी, हम प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग में ट्रेनिंग ही नहीं है कि कंप्लीट टीचर हम एक साथ देखें, हम लोग में एब्स्ट्रैक्ट में कर रखा है काम। अच्छा क्वेश्चन कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन देते पर क्वेश्चन में क्या जरूरी है और किस तरह के क्वेश्चन किस तरह का डेटा फेच करेंगे, ये ट्रेनिंग हमें बहुत लेट समझ आती है और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग आती है जब हम अपना बहुत सारा टाइम एनर्जी और एफर्ट लूज कर चुके हैं। तो हार्ड गेम्स कभी कभी आती है, तो बेटर है कि अगर हम पहले से इस चीज के लिए सेंसिटाइज करें, वी कुड नॉट डू दैट, एटलीस्ट आवर स्टूडेंट जिनको मेंटर कर रहे हैं या हमारे पीयर्स या हमारे आसपास के फ्रेंड सर्कल में, दोज हु आर स्टार्टिंग इट नाउ, वी कैन गिव इट। एंड पीएचडी या रिसर्च में ना एक चीज और करना चाहिए, अपने काम बड़े बड़े रखने चाहिए फॉर टेकिंग द सजेशन। वैसे ही बड़े कम लोग होते हैं जो पीजी में या रिसर्च में सजेशन देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। हम आधे लोगों के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि हम ये ऐसा काम बता देंगे कि जिससे मेरा दिल टूट जाएगा और मेरा सारा काम बेकार है। हम सही कि सामने वाले का काम इसका या ओपिनियन इसका अल्टीमेट थिंग कि आप अपने काम पे डाउट करो, लेकिन वहाँ कुछ पर्सपेक्टिव जरूर है। जैसे मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, मेरे साथ होती कि मैं, मेरा भी कोई ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ रिसर्च नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च राइटिंग में पेपर राइटिंग का जो जर्नी होता है वही सबका ट्रेनिंग है। तो मेरे लिए मेरा पीएचडी पुराने वाला है, ठीक है, जहाँ कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता था, मतलब क्वेश्चन बना लेते थे और बस डेटा बनवा लेते थे और जो लेटेस्ट मार्केट में चल रहा होता था उसी तरह लगा देते। अभी ऐसा नहीं, ठीक है। अब आप लकी समझे अनलकी समझे मुझे नहीं पता क्या सोचे हैं मेरे बारे में, पर इस तरह का था। तो जब मेरा भी कुछ गैप है पीएचडी करने में और सीरियस रिसर्च करने में, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, so when I started restarted let's say that my research journey, अब मेरे लिए कोई थ्योरेटिकल चीज बिल्कुल नहीं थी क्या, और किसी की सुनने की टाइम थोड़ी होती तो लगा भी नहीं, ये पता नहीं टाइम क्या है, ये पता नहीं इसकी कंसेप्ट क्या है, ये पता नहीं इसकी स्टेटमेंट क्या है। और मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता दूंगी, मेरे को इस चीज में कुछ दिखाने में बोलिए, एंड ये इसलिए भी बता दूं कि फाइटिंग डू दैट एवरी वन कि मेरी बिजनेस भी वही है जैसे हम सब बैठे हैं, तो कुछ अलग मैंने नहीं किया, वही पास मैंने नहीं चला, किसी को दिखाया, डेटा भी बनवा दिया, उसके बाद दिखाया एज ए रिस्पोंडेंट दिखाया, एंड वो बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने ये कहा थे तुमने टाइम तो लगाया, तो टाइम तो कुछ स्टेटमेंट तो लगा भी आ रहा है, यू नो। तो दैट इज समथिंग एक, अब उस चीज को मैं डिस्कस नहीं कर सकती थी, अरे मैंने तो डेटा बनवा लिया 150 का 200 का, जाने दो देखेंगे रिजल्ट क्या बोलेंगे तब हम देखेंगे। बट आई डिसाइडेड ये मैं सोचता कि मैं, अगर हमसे कुछ गलती हुई है फाउंडेशन लेवल पे, we should go back, we should revisit our questionnaire, we should redesign it, and then we should come up with a result. Thankfully इंडिया में अभी भी डेटा इकट्ठा करना थोड़ा आसान है, बहुत ज्यादा कमीशन नहीं लगते हैं, किसी से भी दो इमोशनल डायलॉग बोल के दो अथॉरिटेटिव चीजें बताते थोड़ा सा पेटीएम कर सकते रुपया देते हैं, डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब पर डेटा अपनी तरीके से। सो तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू यूएस और यूके, जहाँ पर आपको कमीशन लगने में मिलने में 1-2 साल लग जाता है, उनको कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी कि ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर हम डील करते हैं, पीएचडी बहुत बड़ी चीज है। तो जब तक वो यहाँ पे इंडिया में नहीं है फटाफट पेपर लीक होना है कुछ कुछ, तभी तो आपने देखा है कोलैबोरेशन इंडिया और यूएस के कितने सारे हो रहे हैं, आपने नोटिस किया है।
So one of the reasons which I feel is that easiness to collect the data. पेपर में सारे फिनलैंड के ऑथर हो गए, डेटा होगा इंडिया का, देखा है मैंने। और वो चाहे रिसर्च एसोसिएट से कनेक्ट करते हो या उनका कोई लोकल पार्टनर हो, आई डोंट नो, या कुछ इंडियन कनेक्शन हो। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी डेटा बड़े आराम से फ्रीली अवेलेबल है। तो तब मैंने उसको वापस से डिजाइन किया एंड देन वी कम अप। तो दिस वाज द वे। तो आई वाज टेलिंग कि रिसर्च में ना आपको दूसरे के ओपिनियंस को, स्पेशली यू नो कि जो रिसर्च करते हैं, यू शुड बी लिटिल ओपन अप टू टेक देयर सजेशन, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये सोचना चाहिए कि सामने वाले का क्या फायदा हो रहा है आपके, कुछ है क्या? अगर आपका पेपर आएगा या आपका रिसर्च अच्छा होगा तो रिव्यूअर का कोई फायदा नहीं उसमें, एडिटर का तो फिर थोड़ा फायदा है ना, रिव्यूअर का कोई बेनिफिट है क्योंकि मैं कभी नहीं कहती कि ये पेपर मैंने रिव्यू किया था। अगर कोई कल पब्लिश हो जाता है एंड इट केम टू माय साइड, तो मैं कभी नहीं क्लेम करती ना सोशल मीडिया में जाके ये पेपर इसलिए अच्छा हुआ और पब्लिश होकर मैंने रिव्यू किया, कभी नहीं होता। और ना जो आपके पीयर्स हैं या जो आपके टीचर्स या whosoever is giving you the good suggestion about this thing, they are getting any benefit out of that. It's just that it's a peer service which we should do ourselves also, and we should speak towards that. Okay, that's why हम इसको peer review, peer learning बोलते हैं, क्योंकि रिसर्च में सब एक दूसरे के गुरु इन दिस वे और दैट वे। हो सकता है आपको टूल आता हो पर दूसरे को कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी हो सकती है, तीसरे के पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है अबाउट दैट द सेम प्रॉब्लम, so you should take it in that direction. Clear? Am I making sense here? अगर नींद आ रही पीछे मैं जोक लगा सकती हूँ, मैं लाइन में थोड़े से 3-4 जोक माइंड में रखते हैं, तो बात करें, सोना नहीं है बस, पक्का ना? कोई नई सीरीज देखी? कौन सी रिलीज हुई है? हाँ, इतना ज्यादा इंफेक्टेड था वो कि मेरे को अपने फोन से हटाना पड़ा, नहीं तो मैं तो 2 घंटा फिर, मैं तो बिंज वॉचर हूँ। अगले दिन लेक्चर हो ना हो पता नहीं, अपने को पूरी करके सो गई, तो मैंने डर के मारे वो हटाई नहीं। हाँ जी, नहीं मैं कह रही मैं बिंज वॉचर कुछ भी देखूंगी, 2 एपिसोड तक तो रोती रहूंगी, बेकार है बेकार है, छोड़ूंगी छोड़ूंगी, फिर उसको पूरा करके आखिरी रात के 3 बजे 2 बजे 4 बजे, तो मैं डरती हूँ, हम उसको प्लानर में डालती हूँ कि कौन से महीने की कौन से वीक में उसको देखना है, तो गड़बड़ होती है बहुत मेरे साथ। एनी हाउ, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन मेनी इंस्टीट्यूशन जब आप एक बार ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देते हैं, अनलाइक रिसर्च पेपर की हर सबमिशन में आप ऑब्जेक्टिव चेंज कर दो, कोई नहीं देख रहा। पीएचडी या आपके जब आप रिसर्च प्रपोजल कर रहे हैं, जब आप आईसीएसआर के प्रपोजल कर रहे हैं या कोई और आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज नहीं कर सकते। So be very specific and be very mindful whenever you are giving any objectives of your study. इनमें छेड़छाड़ हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं, ठीक है? अभी भी मैं कुछ वर्कशॉप ले रही थी, तो वो पीएचडी वाले बच्चे बेचारे वो वर्कशॉप पर इंतजार करते थे प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, वो ठीक है, वो बस उनको लगता है कि यही मिलेंगे वो लोग ना जिनसे हम कुछ करते थे। गाइड तो कहते हैं ये गलत है, ये नहीं होगा, आगे कुछ नहीं बताते हैं। मैं खुद भी गाइड हूँ, मुझे कहते हैं अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉब्लम हो जाती है, फंस जाते हैं। कई बच्चे भी क्या होता है, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में उनको लगता है कि एक ही बार में काम मिल जाएंगे गाइड के पास तो खुश हो जाएंगे, बीच में दिखाते ही नहीं है अटेंडेंस, जिनको लगता है कि गाइड भी है कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेट्स गो विद द 10, 15, 20, 50 पेपर, और वो खुश हो जाएंगे, हमें डांटनी पड़ेगी कि हमने 2 महीने तक शक्ल नहीं दी। So there could be multiple reasons behind that. तो एक बार आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि टू प्रोवाइड अ सजेशन, टू एग्जामिन द लिटरेचर। सच्ची में यार वैसे बने होते हैं, मैं एग्जैजरेट नहीं करती, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो उसमें ना गलत कुछ नहीं है, पर वो आपकी इमेच्योरिटी दिखा रहा है अबाउट योर रिसर्च। आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव नहीं लेंगे, ऑब्जेक्टिव आपके होते हैं जो स्टडी का कंटेक्स्ट है और स्टडी के जो वेरिएबल है उससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, जो आप रिसर्च क्वेश्चन में मेन बात लेकर आ रहे हैं।
कोई नंबर नहीं अचीव करना है कि कितने ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 11 होने चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड भी चला है, हाँ ऑब्जेक्टिव का पेपर लिखना है। पहले ऑब्जेक्टिव तो इस तरीके के बनाओ जिसमें पेपर निकल आए। मतलब ये लाइन तो उठा दी कि हर फॉरन से, क्योंकि फॉरन की पीएचडी ऐसी होती है ना कि आपको थीसिस को जमा कर ली है और ऑब्जेक्टिव का पेपर लगाया, आपका थीसिस हो गया, इंट्रोडक्शन दे दिया, क्लास में कंक्लूजन दे दिया, एंड फॉर एमएस ऑस्ट्रेलिया वगैरह कुछ जगह पे ऐसी पीएचडी हो गई। So you do not to write pages and pages for paper अलग से, you need to just submit your fee for publication and if it is A star अगर आपकी बड़ी आराम से शुरू हो जाती है। तो वहां से हमने पिक किया कि with every objective we can bring up with some new paper, but you need to frame objective in such a way that they can touch into one paper। ऐसे थोड़ी मतलब कुछ भी ऑब्जेक्टिव किया, अब उसमें एक ऑब्जेक्टिव हुआ डज जेंडर प्ले रोल, अब खाली जेंडर का एक वेरिएबल लगाकर सेम मॉडल पे अपने नहीं होगी, नहीं होगी। तो आपको थोड़ा सा उसको कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा, इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि आप इसको एक पेपर में कन्वर्ट हो सके। अगर आपके मन में ये चीज है कि आर बाय वन पेपर शुड बी, देयर शुड बी ईच पेपर फॉर एवरी ऑब्जेक्टिव, अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है रिगार्डिंग द क्रिएशन, तो टाइम है ना मेरे पास, फटाफट मैं इसको रिकैप कर देती हूँ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है टाइप ऑफ डेटा एंड वेरिएबल। बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, पर फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट दैट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन का बेसिस है, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरिएबल क्या, एनीथिंग विच वेरी वो हमारा वेरिएबल होता है, राइट। वेरिएबल का टर्म क्या है, जो वेरी करता है, राइट। जैसे हमारा बीपी वेरी करता है, स्टूडेंट के मार्क्स वेरी करते हैं, एनवायरमेंट में टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, तो ये सब वेरिएबल्स हैं। पर किसी भी चीज को वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम वेरिएबल्स को मेजर करते हैं ना, जैसे कौन कौन सी स्टडी में वेरिएबल है, तो आपको लगता है कि किसी चीज का वेरी करना है इनफ है किसी चीज को मेजर करने के लिए, हमें स्टडी में लेने के लिए, या कुछ और भी इम्पोर्टेंट। इतने चुप हो गए थे टीचर्स। फ्यूचर में कैसे प्रिडिक्ट करेगा इस लोग की और प्रिडिक्टिव प्रेडिक्टिव बनाने के लिए तो उसका एलिमेंट होना एक जरूरी है, जो मैं पूछ रही हूँ। प्रेडिक्टिव किसी बेसिस पे करेगा ना, ये सब बात की बात है। क्या हम उसको एग्जैक्टली अगर हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो हम प्रेडिक्शन कैसे निकालेंगे। अगर हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो रिलेशन, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव डेटा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन दैट केस मैं क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं कर रही हूँ, बट इन क्वांटिफिकेशन कोई भी वेरिएबल हम लेकर जाते हैं तो वो मेजरेबल होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई फिनोमिना मेजरेबल नहीं है तो फिर हम कैसे मेजर करेंगे। जैसे कुछ फिनोमिना है जिनको हम लेटेंट वेरिएबल बोल देते हैं, क्वालिटी सेटिस्फेक्शन, अब इनके स्केल जितने भी तो बने, क्योंकि इसको वैसे कैसे मेजर कर, मैं कितनी खुश हूँ मैं कैसे बताऊँ, या मैं कितनी टायर्ड हूँ मैं कैसे बताऊँ, या मेरी लर्निंग क्या है इस पर्टिकुलर वर्कशॉप से मैं कैसे बताऊँ। तो देयर शुड बी सम क्वेश्चन, असेसमेंट तरीका, मेजर करने का तरीका। तो कोई भी वेरिएबल, दो एलिमेंट जरूरी है किसी भी वेरिएबल या कंसेप्ट को स्टडी में आने के लिए। पहली बात तो वेरी करें, क्योंकि जो वेरी नहीं कर रहा स्टैटिक को हम लेकर क्या करेंगे, और दूसरा वो मेजरेबल है। अगर कोई स्केल स्टैब्लिश नहीं है तो पहली स्टडी को स्केल बनाने की होनी चाहिए, रेदर देन ब्रिंगिंग इट टू दैट मॉडल, ठीक है। तो ये दो चीजें जरूरी है। जैसे ये एक तरीका है मेजर करने का स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, ओके। जैसे ये तरीका है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने का, राइट। जैसे एज से रिलेटेड हमारा कुछ एक मेजरमेंट है, हमने कोई बेंचमार्क किया हुआ है, एज इज ऑल्सो मेजर्ड इन ईयर्स और मंथ्स। तो बेसिकली अगर हम एक डेफिनेशन से जाए तो वेरिएबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिसिपेंट और सिचुएशन, या तो इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकते हैं, मैंने आपको बोला ट्रस्ट सेटिस्फेक्शन, या किसी सिचुएशन से हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है ना।
तो कोई वेरिएबल से या सिचुएशन का कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक यू ट्राई टू फाइंड आउट बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज। कैटेगोरिकल वेरिएबल सबको पता है, डिफरेंट कैटेगरीज में हम डाल रहे हैं। कंटिन्यूअस जैसे हमारी एज टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ चीजें, हमारा वेट, ये कुछ एक वेरिएबल होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं। यहाँ पर जो टर्म हम यूज करते हैं ये बुक्स में होता है, लेकिन जब हम एक्चुअली में PLS10 या कुछ और करते हैं वहां पर हम एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड टर्म यूज करते हैं, मीट्रिक वेरिएबल एंड नॉन मीट्रिक वेरिएबल। तो कैटेगोरिकल में नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों को लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं नॉन मीट्रिक, और लाइकेट स्केल और रेशियो को हम बोल देते हैं मीट्रिक स्केल। तो अगर आप PLS10 जब भी करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा दो तरह लेता है, वो बोलता है बाइनरी मतलब कैटेगोरिकल, और मीट्रिक मतलब आपका स्केल देगा और रेशियो देता है। वेरिएबल सबको पता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। किसी को ऐसा है जो ना पता उसके बारे में? एनीवन हु इज नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च, अगर कोई टाइप रिसर्च नहीं करते तो देयर आर चांसेस दैट दे डोंट नो अबाउट वेरिएबल एंड बी वेरी सेल्फिश इन रिसर्च। साथ वालों को देखकर प्लीज ये मत सोचे कि मैं क्यों पूछूं, पीपल विल शेम मी कि इसको ये नहीं पता। प्लीज ये मतलब रिसर्च में मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड थिंक अबाउट योरसेल्फ ओनली, नहीं पता तो पूछ लो। अब अपने स्टूडेंट्स को भी तो यही बोल रही हूँ, forget about any other person sitting in the room, just tell if you know that or know that, don't know. Come on, be very open about it. ये बड़ा कॉमन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने मॉडल किया था, तो जो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड होते हैं हमारे, अगर याद करना है तो वो हमारे इंडिपेंडेंट, जो हमारा राइट साइड होता है वो हमारा डिपेंडेंट। इसके ऊपर हम इम्पैक्ट देते हैं। एक्चुअली जो सारी रिसर्च होती है मेनली तो डिपेंडेंट की वेरिएशन देखने के लिए होती है, ये कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे लॉयल्टी लोगों की चेंज हो रही है ना, कैसे लोगों का सैटिस्फैक्शन चेंज हो रहा है, कैसे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, हाउ पीपल आर एक्सपीरियंसिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आजकल की पूरी ऑनलाइन शॉपिंग हुआ है तो सारी एक्सपीरियंस बेस्ड है। मेटावर्स इज ऑल अबाउट गिविंग यू वंडरफुल एक्सपीरियंस, राइट? एंगेज कर रहा है, इमर्स कर रहे हैं आपको अपने अंदर। कुछ ये भी होते हैं जो हम ज्यादा दिन के बारे में बात ही करते हैं, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम हायर लेवल जर्नल्स के ऊपर पब्लिश करते हैं, क्योंकि हम हर पेपर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटर, मॉडरेटर और कुछ हद तक कंट्रोल वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन हम इन दो वेरिएबल के बारे में जिक्र नहीं करते। So there are some statistical tools like Ramsey test and many other tests जो कंफाउंडिंग वेरिएबल और एक्सट्रॉनिक वेरिएबल के बारे में बात है। डेफिनेशन लिखिए कितना क्लियर है। एक्सट्रॉनिक वेरिएबल क्या होगा? जो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं है, राइट, बट हमें पता है कि वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करे, तो उनको हम कंट्रोल वेरिएबल की फॉर्म में लाकर अपनी स्टडी से उसका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं कि भले ही हमें पता है कि ये वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करते हैं, बट वी आर नॉट मेजरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इट, बट क्योंकि हमें पता है कि ये एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोल करते हैं। जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हमारे जनरली इस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल की तरफ उठा देते हैं और फिर कंट्रोल की तरफ यूज करते हैं। जैसे अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन कैन ऑल्सो प्ले एक्सपीरियंस रोल, जिसका इंटेंशन की तरफ थोड़ा सा आएगा कि अगर मुझे किसी को 2 लाख क्रेडिट करने हैं पेटीएम से या ट्रांसफर करने हैं 1.5 लाख, मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ जितने में 20 रुपए करने में उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है मेरी इंटेंशन से। जब मैं अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन can be your control variable, which is extraneous variable which influences your thinking. अब for example कैसे इम्पैक्ट करता है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता रही हूँ। आप गए डेटा लेकर ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज यूज करने के लिए, और ये मान के चलिए कि कोई कंपल्शन नहीं है डिजिटल बैंकिंग यूज करने की, हम उसके सिनेरियो में मेरी मर्जी में करो, मेरी मर्जी में नहीं करो। अब आप किसी बिजनेसमैन के पास गए, आप उससे पूछेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में, जो भी आपके पैसे,
उसका ओपिनियन विल बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि जब वो ट्रांसफर करने की बात सोच रहे हैं ना, वो 10-20 रुपए चाय वाले को ट्रांसफर करने की बात नहीं सोच रहे हैं। उसके दिमाग में क्या है कि मुझे इस पार्टी से पैसे ट्रांसफर करने हैं, मेरी थिंकिंग इन लैक्स एंड मेरी थिंकिंग इन थाउजेंड्स। ओके, तो उसका परसेप्शन कोई भी डिफरेंट। और वो स्टूडेंट जिससे आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट में कंफर्ट कन्वीनियंस फंड मुझे, उसको कैंटीन वाले को 20 रुपए देने लाना चावल के लिए, ऑटो वाले को डाल देंगे उसको पैसे, मेट्रो की टिकट ले ली, वो उस परसेप्शन से भरेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंटेक्स्ट इसलिए भी जरूरी होता है। अगर आपका मिक्स डेटा है तो आपको फिर ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी, कि हमें पता है कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन में influence the intention of the people to or vending, तो हम उसको कंट्रोल करें। तो that's why अपने रिसर्च में सिर्फ अपना मॉडल इंपॉर्टेंट नहीं है कि अरे ये कंसेप्ट मिल गया, मतलब बड़ी खुशी होती है अगर कोई ऐसा कंसेप्ट मिल जाए तो किसी ने उस कंटेक्स्ट में यूज ना किया हो, आपने तो ऑलरेडी ट्रेजेस होता हो अगर कंसेप्ट अब तो हमारा पेपर निकल जाए। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि कौन से वेरिएबल है जिनको आप कंट्रोल यूज कर सकते, which will make your study more justifiable and more convincing। और उसके सामने वाले को रीजनर को ये भी आइडिया लगेगा कि you know about it all, so that is very much important। कंपाउंडिंग वो जिसको अगर मैं बिल्कुल लेना नहीं हो तो तीसरी शक्ति है जो चला रही है, जो हमें पता ही नहीं है, हम सोच रहे हैं एक्स का वाई का रिलेशनशिप आगे लेकर कितना बढ़िया है, ये कैसे पता चलता है, ये लिटरेचर से पता चलता है कि या आप जब डिफरेंट कंटेक्स्ट की स्टडी करते हैं सेम मॉडल, किसी कंटेक्स्ट में वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, किसी कंटेक्स्ट में वो नहीं आ रहा, देन यू डिग मोर टू फाइंड आउट कि ये रिजल्ट का वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो वहां पर कंपाउंडिंग वेरिएबल्स का रोल प्ले होता है। हाँ, 11 से टिकट में ब्रेक 15 2 मिनट में खत्म हो जाए। मिटिगेटिंग वेरिएबल्स जो दो के बीच में होता है, जो पास क्यों होता है, राइट, जैसे सब्जेक्ट स्लीप क्वालिटी से अलर्टनेस आ रही है, अलर्टनेस हमारा एकेडमिक अचीवमेंट बेटर होगा। तो स्लीप क्वालिटी डायरेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट को ला रही है, ऐसा नहीं है सो एकेडमिक अचीवमेंट आएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सो में तो आपका ब्रेन फ्रेश होगा तब एकेडमिक अचीवमेंट आएगी। तो वी डोंट थिंक कि जो 12 घंटे सोता है वो बिना पढ़े पेपर ले आएगा, एकेडमिक अचीवमेंट हम एस्टैब्लिश नहीं करते। मॉडरेटिंग वेरिएबल जहां पर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज एक्टिंग अपॉन द रिलेशनशिप, तो ये वेरिएबल्स के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करते, उनके रिलेशनशिप पे करते हैं। तो इफ एक्स एंड वाई इन द रिलेशनशिप, तो मॉडरेटर देख रहे हैं तो एक्स और वाई के इन्फ्लुएंस से देख रहे हैं, एक्स और वाई के रिलेशनशिप पे हम इन्फ्लुएंस देख रहे हैं ऑफ द मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। ये 4 लेवल्स हैं, तो इफ एवरीबॉडी नोज वी कैन जस्ट फाइंड इट अप, एंड अगर आप चाहते हो तो मैं बता रही हूँ इसके बारे में। मुझे समझ नहीं आता, मुझे खुश होना चाहिए कि परेशान होना चाहिए। नॉमिनल वी नो जहाँ पर सिर्फ कैटेगरी है, जैसे आप लोग बैठे हैं मेल एंड फीमेल, या हम एज से देख सकते हैं, या नॉन पीएचडी और एक पीएचडी ग्रुप, जहाँ पर इस तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, बट हमने कैटेगरी कर दिया डिफरेंस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। जैसे जर्सी नंबर्स लिखते हुए, तो इट्स नॉमिनल। ये मिनिमम लेवल ऑफ डेटा कलेक्शन है, यहाँ पर सिर्फ आप कैटेगरीज बना सकते हो, काई स्क्वायर लगा सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, एन बता सकते हो, परसेंटेज बता सकते हो, और कुछ नहीं बता। सेकेंड इज ऑर्डिनल, जहां पर हम दो को कंपेयर कर रहे हैं एंड वी नो दैट वन इज सुपीरियर देन अदर, राइट। सुपीरियर का मतलब ये नहीं कि अच्छा या बुरा उस टर्म में नहीं, बट कंपेयर करती है। इसे हमें पता है कि इफ समवन जो 40 इयर्स एज इज डेफिनेटली older than any person who is of 10 years, तो कंपैरिजन तो ड्रॉ हो सकता है ना बेस्ड ऑन एज। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि 10th पढ़ा इज लेस देन ग्रेजुएट, और इनकम। तो ये देखने से कैटेगोरिकल लग रहे हैं हमें सामने से कि हम कैटेगरी में क्वेश्चन में डेटा लेते हैं, बट देयर इज सम कंपैरिजन विद इट। बट एट द सेम टाइम आप कैटेगरी में डेटा लेंगे तो नॉन मेट्रिक ही होता है हमारे टूल्स के हिसाब से, ठीक है। थर्ड इज जैसे लाइकट स्केल हम लोग बहुत भरवाते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर वाले, साइकोलॉजी वाले, क्योंकि हम सारे के सारे लेटेंट वेरिएबल में डील करते हैं। मार्केटिंग वालों के कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, फाइनेंस वालों को फिर भी कुछ है चीजें जो डायरेक्ट को निकाल सकते हैं, प्रॉफिट पूछिए या नंबर पूछिए,
मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मेरा तो कोई कंसल्ट डायरेक्ट है ही नहीं, तो मुझे तो सब थ्रू दीज थिंग्स से पूछना पड़ता है. My height is a ratio data. My age is a ratio. Number of exact बता सको at one point of time what is the actual value and real zero है. अगर मैं कह रही हूँ कि zero है, I say I don't have any income, that means I don't have any. Okay. So that's it. Any question? Excuse me, Pooja ma'am. मुझे तो कुछ और लग रहा है, डर लग रहा है, बाद में मुझे नहीं लगती. जाएगा after hygiene. Then have a short break here. Hygiene of the faculty is arranged in the adapting room. Please note the room. Thank you. थोड़ा सा ले लीजिए, पर इसकी लेना निकाल नहीं